आज आपको माघ पूर्णिमा के शाही स्नान से पहले महाकुंभ में सियासी डुबकी वाला क्लेश दिखाएंगे। लेकिन आज उन चेहरों को भी देखिएगा जो महाकुंभ में जाने के लिए गुंडागर्दी तक करने से बाज नहीं आए और उन्होंने लोगों को चोट पहुंचाने का पाप किया। एक बड़ी खबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बोल पर है। लेटेंट शो का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है और खबर यह है कि संसदीय समिति रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र में शो के गेस्ट और होस्ट समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आज सत्ता में हम आपको पेरिस में हुआ एआई महाकुंभ भी दिखाएंगे, जहां से आज पीएम मोदी ने अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया। पीएम ने कहा भविष्य में ऐसे एआई पर फोकस हो जो पूर्वाग्रह से रहित हो। पीएम के अनुसार एआई मानवता के कोड लिख रहा है। आज सत्ता में हमने एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी केजरीवाल की पंजाब वाली टेंशन पर बनाई है। आज पंजाब के 93 विधायक 250 किलोमीटर दूर से दिल्ली आए और उनकी बैठक केजरीवाल के साथ मात्र 20 मिनट की हुई। इस मीटिंग में केजरीवाल ने थैंक यू क्यों कहा, ये देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा न रीलोड किया जाए, न ही डिलीट किया जाए। सत्ता में आज एक कुंजी एमपी के 54 गांवों के नामकरण पर भी है, जिस पर सत्ता का क्लेश हो गया है। सीएम मोहन यादव के आदेश पर देवास के मुरादपुर का नाम मुरलीपुर और सलामतपुर का नाम श्री रामपुर किया जाएगा। इस लिस्ट में और कौन कौन से गांव शामिल हैं, ये देखिएगा। और एक बड़ी खबर शेयर बाजार में कोहराम पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेरर छाया हुआ है। आज भी सेंसेक्स 1018 और निफ्टी 309 पॉइंट गिर गया। इस तरह 5 दिन में निवेशकों के 18,64,000 करोड़ डूब चुके हैं। इस गिरावट का असली विलन ट्रंप को ही माना जा रहा है, जिन्होंने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। हाल में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। पहली खबर की शुरुआत हम एक सवाल से करने जा रहे हैं। लोगों में ऐसी आस्था है कि महाकुंभ में अमृत स्नान और एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने पाप धोने के लिए पाप करते हुए जा रहे हों? आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो महाकुंभ के नाम को अपने कृत्यों से बदनाम कर रहे हैं, जिसके कुछ परेशान करने वाले वायरल वीडियो बिहार से सामने आए हैं। कल हमने आपको महाकुंभ के महाजाम का पहला अध्याय दिखाया था और ये बताया था कि कैसे प्रयागराज जाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम लगने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आज आपको ये दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ में एक डुबकी के लिए अब रेलवे स्टेशनों की सांसें फूल रही हैं। और हद ये है कि कुछ लोग यात्रा करने के लिए गुंडागर्दी और तोड़फोड़ तक करने पर आमादा हो गए हैं। इसके प्रमाण बिहार के मधुबनी स्टेशन से सामने आए हैं, जहां प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर हमला हो गया और ट्रेन पर इतने पत्थर मारे गए कि एसी कोच के कई शीशे चकनाचूर हो गए और एसी कोच में बैठे यात्री कांप गए। बताया यह जा रहा है कि जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी पहुंची तो ट्रेन के रुकते ही लोग इसमें चढ़ने लगे, लेकिन जो यात्री नहीं चढ़ सके उन्होंने ट्रेन में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। एसी कोच के शीशों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें ट्रेन के अंदर शीशे के पास बैठी एक महिला घायल हो गई और दूसरे लोगों को भी चोट आई। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो 11 एसी कोच के शीशे तोड़े जा चुके थे। इसीलिए सवाल यह है कि क्या ऐसा करना एक तरह का पाप नहीं है? क्या एसी कोच का शीशा तोड़ना अपराध नहीं है? वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतों से आस्था के महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं? महाकुंभ में स्नान के लिए जाना किसी की आस्था है, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे यात्रियों को परेशान करना और उनके साथ ऐसी गुंडागर्दी करना जायज है? उन यात्रियों की क्या गलती है जो पहले से टिकट करवाकर एसी कोच में बैठे थे और उन पर हमला हुआ? जब महाकुंभ के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, तो फिर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में कोहराम क्यों मचाया गया? और सवाल यह भी है कि जिन लोगों के पास ट्रेन का कंफर्म टिकट है, आखिर उनकी यात्रा पर इस तरह का संकट क्यों है? बिहार के मधुबनी स्टेशन जैसा हाल सासाराम में भी देखने को मिला, जहां इतने यात्री पैर तक रखने की जगह नहीं बची थी, इतने यात्री थे और पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ था। लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो महाकुंभ में पाप धोने के लिए दूसरे यात्रियों को परेशान करने का पाप कर रहे हैं।
पत्थर से मारा है। पत्थर से मारा है। कहाँ पर मारा है? मधुबनी में। मधुबनी में। मधुबनी के पास। घायल भी है इसमें। पत्थर है यहाँ इतना घायल भी है बाबा। 8-10 पत्थर यहाँ पे, वहाँ का पब्लिक पड़ा। कहाँ फुटले हैं? अरे मधुबनी में फुटे हैं जी। खिड़की तोड़ करके पहले तो ईटा या गिट्टी कुछ फेंका, उसके बाद चप्पल से लात से खिड़की तोड़ करके खिड़की जैसे ही गिरा। इनको इतना चोट हुआ कि यहाँ पर पूरा स्टेशन पर घटना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था। क्या कैसे घटना घटी? ये खुलने की वजह से पत्थर मार के तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से मुझे बैठना। वैसे आपने आपदा में अवसर की बात कई बार सुनी होगी, लेकिन आज सत्ता में हम आपको आस्था में अवसर तलाशने वाले अवसरवादियों से भी सावधान करने जा रहे हैं, जो इस वक्त महाकुंभ में घूम रहे हैं और वहां आए श्रद्धालुओं से सुविधा के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे वो नाविक हैं जो त्रिवेणी संगम में स्नान कराने के लिए मनचाहे पैसे मांग रहे हैं। लोगों के आरोपों के बाद जब हमने इस दावे का सच जानने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला, वो सुनिए। जैसे मेला प्राधिकरण ने नाव से संगम स्नान के लिए किराया 120 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया है, लेकिन नाविक एक श्रद्धालु को त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए 2000 रुपए तक ले रहे हैं। इसी तरह अगर कोई परिवार पूरी बोट बुक करता है तो आम दिनों में उससे 500 से 600 रुपए तक लिए जाते हैं, लेकिन अभी ये बोट वाले पूरी नाव बुक करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए तक वसूल कर रहे हैं। सबसे पहले महाकुंभ में फायदे की डुबकी लगाने वाले ऐसे नाविकों से मिलिए। 20,000 होता है पूरी बोट का 20,000 रुपया अगर बुक करके जाएंगे, और ऐसे 2,000 सवारी में जन का 2,000 लगता है जाना। 2,000 रुपये एक सवारी है। यहाँ संगम नहीं है। तो लास्ट में व्हाइट वाला देख रहे हो, आना 8 किलोमीटर भी पड़ेगा आपको। नहला धुला जब यहाँ छोड़ेंगे तो यार इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो। पूरी बोट का 20,000 होता है। पूरी बोट का 20,000 रुपया अगर बुक करके जाएंगे, और ऐसे 2,000 रुपये। जन का सही बताओ यार, इतना रेट तो सरकारी वाला भी नहीं होगा। सर मेहनत देखना तो पैसा देना, नहीं मेहनत देखना तो नहीं, वो तो ठीक है, मेहनत ठीक है, लेकिन वाजिब पैसा लोगे ना भाई। ऐसे बताओ, बुक वाला बताओ, अलग अलग बताओ। सवारी लोगे 1,500 लगता है। 1,500 रुपया है, बहुत ज़्यादा पैसा है 1,500 तो यार। क्यों भैया? हाँ, बुक करके जाओगे सही रहेगा। बुक करोगे तो कितना लोगे? 5 लोग का 10,000 रुपये सेपरेट का। हाँ, सवारी नहीं बैठाओगे? नहीं बैठाओगे। आप ही 5 लोग जाएगा आएगा। 10,000 रुपया है, बहुत ज़्यादा है भैया। क्या देगा? क्या रेट है? जो रेट वो लो ना। बोला तो 1,500 रुपये सवारी के साथ 10 आदमी जोड़ लो 15,000 होता है। वैसे आस्था में अवसर तलाशने वालों में कुछ बाइकर्स भी हैं जो लोगों को सुविधा के नाम पर अपनी जेब का वजन बढ़ा रहे हैं। हालांकि इन्हें मेला प्राधिकरण की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। अगर किसी को महाकुंभ में 1 किलोमीटर तक जाना है तो इसके लिए बाइकर्स 300 से लेकर 500 रुपए तक मांग रहे हैं, जबकि किसी को थोड़ी दूर जाना है तो उनसे 2 से 2,500 रुपए तक की वसूली हो रही है। जब हमने इस दावे की पड़ताल की तो कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, आप वो देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद वीडियो विचार यही है कि अगर कोई शख्स किसी सुविधा का उचित दाम ले रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर आस्था में अवसर तलाशते हुए महाकुंभ में फायदे और लूट की डुबकी लगा रहा है तो ये गलत है और नैतिक तौर से भ्रष्ट आचरण है। कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं से बोट के नाम पर मनमाना रुपया वसूला जा रहा है। जी बताएं कि क्या रेट बताया गया था आपको? हमको 3,000 से शुरू किया गया था एक आदमी का, फिर 2,000 पे आए, वरना कह रहे हैं कि 8,000 का बोट है, 10 लोगों को ले जाएंगे। तो मैंने पूरा कितना टाइम लगेगा जाके आने का, तो कहना था 3.5 घंटे। तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, क्या तो 25,000 रुपये, अगर 4 घंटे लग गए तो 32,000 रुपया हो गया। तो मतलब क्या घंटे के हिसाब से भी बता रहे हैं? जी, पर हेड 2,000 रुपये। हाँ जी। 2,000 रुपया संगम नौ जाने का? हाँ जी, पर पर्सन। पर पर्सन? जी हाँ। मन मांगा
मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं और आपको लगता नहीं कि गलत किया जा रहा है? बिल्कुल गलत किया जा रहा है। 120 रुपये की रेट के 3000 रुपये लेना बहुत, ये समझो कि कितना ज़्यादा पैसा है। हम लोग गए थे, अभी 24,000 लिए हैं। 24,000 रुपये लिया 12 लोगों को। यहाँ का जो प्रशासन है एकदम आंख बंद कर सो रहा है वो, और नहीं जगेगा तो दिक्कतें फिर आएगी। वैसे महाकुंभ में महाजाम और ट्रेन वाले कोहराम पर अब सियासी डुबकियां भी लगाई जा रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये मुद्दा संसद में उठाया और योगी सरकार पर कटाक्ष किए। तो मुख्यमंत्री योगी की ओर से क्या जवाब आया, इस पर भी एक रील देखिए। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। वैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो सुनामी आई है, उसके साइड इफेक्ट यूपी के दूसरे आध्यात्मिक शहरों में भी दिख रहे हैं, और इसमें पहला नाम है काशी का। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं, और इससे शहर में भारी भीड़ हो गई है। गदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट तक के रास्ते पर जन सैलाब है, और ऐसी स्थिति है कि लोगों के पैर तक रखने की जगह नहीं है। यही हाल इस वक्त अयोध्या का भी है, जहां राम मंदिर के दर्शन के लिए इस वक्त भक्तों का रेला है, जहां प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी है, और ऐसी हालत है कि प्रशासन के लिए व्यवस्था को संभालना बड़ा चैलेंज है। हम आपको इस पर भी एक रील दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या बीकापुर के पास में यहाँ पे होल्ड की गई है। ये होल्डिंग एरिया है, मिलिट्री ग्राउंड कहते हैं इसको। कितना दिन में पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पूरी रात हो गई हमें चलते हुए, बहुत लेट हो गया हम लोग को, आते आते चले गए 3 दिन के बाद यहाँ पहुँचे। तो इतना दिन कैसे लग गया? रास्ता में बहुत जाम। कब से रुकी है माता जी यहाँ पे? कब आई हैं यहाँ पर? 8 तारीख को आए। 8 तारीख को अयोध्या में? अयोध्या ना, प्रयाग गए थे। प्रयाग से कल भी आए थे, रास्ते में जाम था। यह लंबुआ गांव में ना पुलिस वाला ना गोल गोल पूरा घुमा रहा है, उधर जाइए उधर जाइए उधर जाइए, घूम रहा है, रास्ता कभी मिल नहीं रहा है। वाराणसी में कैसे आई आप? बाई रोड आई हैं? जी। कितना देर लगा आपको आने में? हम 8:30 पे चले थे और 2 बजे रात के हम पहुंचे हैं होटल में। आपको 10 घंटे लग गए यहाँ पे आने में? जी। यहाँ दर्शन लाइन में कब से लगी हुई हैं? हम हो गया 5-6 घंटा हो गया लगा हुआ। और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें एआई वाले महाकुंभ की बात करेंगे, जिसमें अमेरिका और चीन को पीएम मोदी का संदेश भी है और भारत का एआई वाला विजन भी है।
तो सत्ता में अब बात करते हैं एआई महाकुंभ की, जो भारत में लगे आस्था के महाकुंभ से 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगा है। इस महाकुंभ में डुबकी नहीं बल्कि नई तकनीक वाली चर्चा है। पीएम मोदी 2 दिन के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। आज का दिन एआई वाले संदेश के नाम रहा। यहां भारत और फ्रांस की मित्रता वाला संगम भी देखने को मिला। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की दोस्ती के प्रमाण भी दिखने को मिले। पेरिस में मैक्रों ने न सिर्फ पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम मोदी को अपना मित्र भी बताया, वो भी ऐसे माहौल में जब एआई समिट के लिए अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि पेरिस में मौजूद हैं। इसीलिए इस समिट को एआई वाला महाकुंभ भी कहा जा रहा है। दुनिया भर के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया। पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई वाले इस महाकुंभ में भी भारत की अहमियत विशेष है, क्योंकि एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को एआई का बॉस समझने वाले अमेरिका और चीन के लिए भी कई संकेत दिए और ये बताया कि कैसे भारत एआई के क्षेत्र में भी बड़ी टक्कर देने वाला है। आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम ने कहा कि पूर्वाग्रह रहित एआई पर फोकस होना चाहिए। एआई के लिए ओपन सोर्स सिस्टम बनाना होगा। ये भी कहा कि एआई मानवता के कोड लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है और हम अनुभव बांटने को तैयार हैं। कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बेहतर होने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एआई से नई नौकरियां मिलेंगी। भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। भारत ने इंडिया डिजिटल एआई मिशन शुरू किया है। सिर्फ 141 सेकंड की न्यूज रील में आप देखिए कैसे पीएम मोदी ने पेरिस के मंच से भारत का एआई संदेश दुनिया के सामने रखा। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका और चीन से भी सस्ती एआई तकनीक विकसित कर रहा है। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. AI is writing the code for humanity in this century. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. भारत हमेशा से उत्तम तकनीक को किफायती बनाने के लिए जाना जाता है। स्पेस मिशन में इसरो की साख इसीलिए है क्योंकि हम कम लागत में वो काम कर देते हैं जो दूसरे देश कई गुना पैसा खर्च करके भी नहीं कर पाते हैं। एआई में भी भारत का मिशन और मॉडल सस्ता, सुलभ और डेंजर फ्री वाला है।
कैसे, इसे भी समझते हैं। भारत ने 10,300 करोड़ की लागत से इंडिया AI मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत 10,000 GPUs पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुल 18,693 GPUs की योजना है। GPU का मतलब है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो AI के लिए जरूरी होता है। भारत ओपन GPU मार्केट लॉन्च करने वाला पहला देश है। सरकार का लक्ष्य है AI मॉडल्स को भारतीय संदर्भ में विकसित किया जाए और भारतीय भाषाओं में कस्टमाइज किया जाए। कम लागत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा दी जाए। दुनिया में GPU का खर्च $2.5 से $3 प्रति घंटे पड़ता है। वहीं मोदी सरकार इसे $1 प्रति घंटे पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा AI, जनरेटिव AI और एनालिटिक्स में 1.2 लाख नौकरियां मिलेंगी। देश में 3 AI एक्सेलेंस सेंटर बनाने पर काम शुरू हो चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि बजट में मिशन AI के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इस वक्त पूरी दुनिया में AI प्रतियोगिता हो रही है। इस कंपटीशन में अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश मुख्य प्रतियोगी हैं। लेकिन ये सब भारत के AI मॉडल के सामने कमजोर कैसे हैं, आपको आइए ये बताते हैं। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2024 के अनुसार AI वाले स्किल कंपटीशन में भारत का स्कोर 2.8 है। मतलब ये कि भारत AI स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में पहले स्थान पर है, यानी भारत अमेरिका और जर्मनी से भी आगे है। महिलाओं की AI स्किल्स में भी भारत पहले स्थान पर है। महिलाओं की AI स्किल्स में भारत का स्कोर 1.7 है। भारत अमेरिका और इजराइल से भी आगे है। 2016 से अब तक भारत के AI टैलेंट में 263% वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, इस साल भारत का AI बाजार $28.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2026 तक भारत में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की मांग होगी। ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत का जनरेटिव AI सेक्टर फल फूल रहा है। भारत दुनिया के 5 सबसे तेजी से बढ़ते AI टैलेंट हब्स में शामिल है। 69% भारतीय कंपनियां 2025 में AI निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। AI वाले स्वदेशी सस्ता मॉडल, तैयारियां और विजन के साथ साथ आपको भारत के स्वदेशी भाषा मॉडल्स के बारे में भी जानना चाहिए। आपको 5 भाषाओं के बारे में आइए बताते हैं। पहला है भाषिनी। ये भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं देने और कंटेंट निर्माण के लिए भाषा के अनुवाद का प्लेटफॉर्म है। दूसरा है भारत जेन। ये दुनिया का पहला सरकार द्वारा फंड किया गया मल्टी मॉडल LLM है, जो 2024 में दिल्ली में लॉन्च हुआ। तीसरा है सर्वम वन, जो 10 भारतीय भाषाओं के लिए विकसित 2 अरब पैरामीटर वाला AI मॉडल है। चौथा है चित्रलेखा, जो भारतीय भाषाओं में वीडियो ट्रांसक्रिप्शन और एडिटिंग के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। पांचवा है एवरेस्ट 1.0, जो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सहित 35 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला AI सिस्टम है। आप समझ सकते हैं कि AI वाली प्रतियोगिता में इन भाषाओं की अहमियत कितनी होगी और कैसे भारत AI क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के संदेश के साथ भारत, चीन और अमेरिका को भी ये बता रहा है कि हम भी AI की पिच पर बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। फ्रांस दौरे के बाद 12 फरवरी को PM मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वहां भी ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आगे इसका भी हम अपडेट देते रहेंगे। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद राजनीति का केंद्र दिल्ली से ट्रांसफर होकर पंजाब पर केंद्रित हो गया है और दावा यह किया जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट सकती है और फिर चुनाव भी हो सकते हैं। इन दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है। एक राज्य की सत्ता गंवाने के बाद कहीं दूसरा राज्य भी हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी पंजाब के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। दिल्ली के कपूरथला भवन में बैठक हुई। दावा है कि सभी विधायक बैठक में मौजूद थे। ये बैठक करीब 20 मिनट चली। इसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में सहयोग के लिए सभी विधायकों और सांसदों का धन्यवाद किया। बैठक खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बिना बात किए ही वहां से निकल गए। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है। हालांकि 8 फरवरी को उन्होंने एक वीडियो जरूर जारी किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया था। दरअसल विधायकों की बैठक बुलाना और भविष्य की रणनीति पर चर्चा किसी भी पार्टी में एक रूटीन काम है।
इसकी बहुत चर्चा हो ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट की इस बैठक की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये बैठक दिल्ली चुनाव में आपको मिली हार के ठीक बाद हुई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि आपके 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। जल्द ही एक बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि बीजेपी का दावा था कि केजरीवाल अब भगवंत मान को हटाकर पंजाब के सीएम बनेंगे। और आज की बैठक के लिए पंजाब सरकार ने 4 महीने बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी। सोचिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही होगी जिसके लिए 4 महीने के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक को रद्द किया गया। लेकिन 93 विधायकों के साथ हुई ये बैठक सिर्फ 20 मिनट चली, यानी अगर हर विधायक को बोलने का मौका मिलता तो उसके हिस्से में सिर्फ 20 सेकंड का ही वक्त आता। हालांकि सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल का भाषण हुआ जिसमें धन्यवाद दिया गया। आपकी इस बैठक पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि चाहे कितनी भी बैठक कर लें ये सरकार नहीं चलने वाली है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का सीएम बनने का रास्ता बना रहे हैं। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि हमारी सरकार स्थिर है और पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बदलने के लिए मीटिंग बुलाई थी और यहाँ पे मीटिंग क्या करनी थी और मीटिंग, और कभी आपने आज तक, आज आपके मीडिया के फ्रेम लगे हुए थे सारे, कभी भगवंत मान के साथ आपने आज तक उसके कैबिनेट मंत्री, उसके प्रधान कभी देखा है? अकेला ही आदमी वो मीडिया के सामने अपनी बात कह के चला जाता था। लेकिन आज जो डंडे पड़े हैं केजरीवाल से, जो डर है, इधर 4 कैबिनेट मंत्री खड़े हैं, इधर प्रेसिडेंट खड़े हैं। बिल्कुल सभी विधायक थे, सभी विधायक आए हुए थे, तो ये तो अपोजिशन पार्टियों का काम है, कोई ना कोई बोलते रहते हैं, पर लेकिन हम सभी लोग आए हुए थे, सभी जो बाहर भी गए तो सभी आए हुए थे। जहाँ मैं एक ही बात कर रहा हूँ, सभी विधायक एकमुठ हैं हमारे राष्ट्रीय प्रधान अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और हमारे सीएम भगवंत मान जी के नेतृत्व में। सभी जो पंजाब की सरकार है बहुत बढ़िया चल रही है और सभी इकट्ठे हैं। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। केजरीवाल साहब जानते हैं कि उनका झूठ की बुनियाद पे बना हुआ अफवाह महल जिस तरीके से अस्त व्यस्त आज दिल्ली में हुआ है, पंजाब में भी वो जानते हैं कि पार्टी बचने वाली नहीं है, उनके विधायक बिखरने वाले हैं, भागने वाले हैं, और कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में आएंगे, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जाएंगे। पंजाब में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आप के 93 सदस्य जीते थे। कांग्रेस के 16, अकाली दल के 3, बीजेपी के 2 और बीएसपी के 1 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। पंजाब में अब अगला चुनाव 2027 में होना है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि ये तय वक्त से पहले भी हो सकता है। राजनीतिक खबरों को थोड़ा और एक्सटेंशन देते हैं और दिल्ली से मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां आज मोहन यादव सरकार के एक फैसले से हजारों लोगों का पता ही बदल गया। मध्य प्रदेश सरकार ने देवास जिले में एक साथ 54 गांवों के नाम बदल दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसका ऐलान किया और साथ में ये भी कह दिया कि जन भावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
बदले हुए गांवों के नामों की बात करें तो इसमें शामिल कुछ प्रमुख नाम हैं। मुरादपुर जो अब मुरलीपुर होगा, हैदरपुर अब हीरापुर है, शमशाबाद को श्यामपुर कर दिया गया है, इस्माइल खेड़ी अब ईश्वरपुर कहलाएगा, अलीपुर को रामपुर, नबीपुर को नयापुरा, अकबरपुर को अंबिकापुर, मोहम्मद खेड़ा को मोहन खेड़ा, मौला को मोहनपुरा और मिर्जापुर को मीरापुर कहने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार का नोटिफिकेशन जारी होगा और इन गांवों के नाम बदल जाएंगे। दरअसल नाम बदलने की ये पूरी कहानी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शुरू हुई और वहीं खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास जिले के पीपल रामा गांव पहुंचे थे। तभी बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने कुछ गांवों के नाम बदलने की सूची दी, जिसे सीएम ने वहीं पर मंजूर करते हुए हाथों हाथ नाम बदलने का ऐलान कर दिया। एक बार सुनिए उन्होंने नाम बदलने के ऐलान को करते हुए क्या कुछ कहा। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री ने मंच से गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया है। इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री ने शाजापुर जिले के दौरे के दौरान 11 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया था। उज्जैन दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री ने 3 गांवों मौलाना, कजनीखेड़ी और जहांगीरपुर के नाम बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मौलाना गांव का नाम लिखते समय पेन रुक जाता है, इसीलिए इसे बदलकर विक्रम नगर कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है बेंगलुरु में इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा है। आप में से बहुत से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए जाना चाहते होंगे, लेकिन आपको इसका मौका नहीं मिला होगा। ऐसे में हमने आपके लिए एयर शो से आ रही ज़रूरी खबरों को देखने की व्यवस्था की है, जो भी बिना टिकट है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर दुनिया ने आज आत्मनिर्भर भारत की ताकतवर उड़ान को देखा। भारत में निर्मित तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स ने पहली बार किसी एयर शो में हिस्सा लिया। आज वहां आसमान में 4 तेजस मार्क 1A विमान उड़ान भर रहे थे और वहां मौजूद लोग 18 मिनट तक हैरान होकर तेजस के नए अवतार को देख रहे थे। वैसे इंडियन एयरफोर्स 2016 से तेजस के बेस मॉडल यानी मार्क 1 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसका नया वर्जन कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक है। भारत का ये नया बाहुबली